नमस्कार मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 9वीं का 10वां पाठ जो है भारत गौरव। इस भारत गौरव को लेकर क्या मुख्य बात है कि भारत के अतीत, वर्तमान और भविष्य को लेकर मैथिली शरण गुप्त ने है वो यहाँ पर विशेषताएं बताई गई है। तो सबसे पहले हम मैथिली शरण गुप्त जो कि इनके कवि है उनका परिचय प्राप्त करते हैं। उनका जन्म सन 1886 ईस्वी सन में और निधन सन 1964 ईस्वी सन में। कहाँ पर? झांसी जिले के चीर गांव में। हालांकि राष्ट्रकवि के रूप में भी वो प्रख्यात है। वो भी जानते हैं अभी कि बाल्यावस्था से ही उसे कविता में उन रुचि थी। इनकी प्रारंभिक रचनाएं हिंदी की पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित हुई। इसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रोत्साहन ने उनके कवि व्यक्तित्व पर का परिष्कार किया, यानी कि एक संजोया, उसे एक संवार कर है नया एक रूप दिया। राम भक्ति में सराबर उनकी पारिवारिक संस्कारों ने राम काव्य लिखने पर भी प्रोत्साहित किया। तो इसके अलावा देखें तो तत्कालीन राष्ट्रीय परिस्थितियों से प्रभावित होकर उनकी कविताओं में क्या मुख्य मिलता है? राष्ट्रीय चेतना और स्वदेश गौरव की गूंज है वो भी सुनाई देती है। और इसी कारण उसे राष्ट्र कवि के संबोधन से भी जाना जाता है, प्रसिद्ध हुए हैं। उनकी मुख्य रचनाओं में भारत भारती, साकेत, पंचवटी, यशोधरा, विष्णुप्रिया आदि उनकी मुख्य रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान है वो अनुपम रहा है। इन्हें 1954 का पद्म भूषण अवार्ड है वो भी प्राप्त हो चुका है। और इसके अलावा वो राज्यसभा के सदस्य भी मनोनीत किए गए, यानी कि बनाया गया है। तो इस तरह मैथिली शरण गुप्त है, उन्होंने कई सारी रचनाएं भी दी हुई है और राष्ट्र को लेकर भी कई सारा वर्णन है वो दिया हुआ है, जिनके कारण राष्ट्र कवि के रूप में और सरकार द्वारा उसे पद्म भूषण अवार्ड भी मिला हुआ है, दिया गया है। तो इसी तरह अब इसके बाद बात करें तो यहाँ पर जो दिया गया है काव्य का सारांश कि भारत भारती नामक उनका मूल काव्य जो है वहाँ से यह काव्य लिया गया है, जिनमें 3 खंड यानी कि 3 भागों में कौन से हमारे भारत देश के अतीत यानी कि भूतकाल, वर्तमान और भविष्य को लेकर ये चित्र है वो खींचा गया है। और अतीत भूतकाल का गौरवशाली चित्र और उनकी विशेषता और इसके आधार पर विश्व के सिरमौर यानी कि प्रमुख मुख्य के रूप में है वो भारत को प्रतिष्ठापित किया है। इसके अलावा कवि ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति का गौरवगान भी है यहाँ दिया हुआ है। और साथ साथ आर्यों के महान आदर्शों का चित्रण भी यहाँ पर किया गया है। तो इस तरह यह जो भारत गौरव है उसे लेकर पूरे भारत की जो विशेषता है वो दर्शाई गई है। विस्तार से हम काव्य में देखें कि क्या उनमें वर्णन है वो मिलता है। तो इस तरह काव्य की ओर हम आगे बढ़े तो कि भूलोक का गौरव, भूलोक यानी कि इस पृथ्वी का, भू यानी कि पृथ्वी, इस पृथ्वी का सबसे गौरवशाली स्थल जो कि प्रकृति का पुण्य लीला स्थल है, यानी कि प्रकृति भी जहाँ पर पुण्य रूप से है, पवित्र रूप से है वो खिल उठी है, यानी कि सभी तरह के प्राकृतिक वातावरण से भरा हुआ देश है वो कहाँ है, ऐसा यहाँ पर है वो प्रश्न किया गया है कि ऐसा देश कहाँ है कि जो इस पृथ्वी पर गौरवशाली और प्रकृति से हरा भरा है, जहाँ पर फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल, जहाँ कि मनोहर मन को हर ले, मन को रमणीय लगे, अच्छा लगे, ऐसा गिरी यानी कि पर्वत, कौन सा? हिमालय के, ऐसा हिमालय पर्वत जहाँ फैला हुआ है और साथ में गंगा जल, गंगा जैसी पवित्र नदी है वो जहाँ बहती है, ऐसा देश कहाँ है? संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है? कि सारे देशों में, विश्व के सभी देशों से भी सबसे अधिक उत्कर्ष यानी क्या कि उन्नति, कि सारे देशों से भी अधिक किस देश की उन्नति है? उसका की जो ऋषि भूमि है वो कौन है? भारतवर्ष है। ऋषि भूमि यानी क्या कि हमारे यहाँ कई सारे ऋषि मुनि हो गए, महापुरुष हो गए, तो उसके चलते कहा है
कि जो ऋषि भूमि के रूप में भी प्रख्यात है, तो वह कौन, यानी ऐसा देश कौन सा है। तो अंत में कवि मैथिली शरण गुप्त ने ही जवाब दिया है कि भारतवर्ष है। तो यही बात को लेकर है, यहाँ पर भारत के यह भूतकाल को लेकर है, भौगोलिक स्थिति को लेकर उनके गुणगान है वो दिखाए गए हैं, दिए हुए हैं। तो दूसरे भाग में देखें तो क्या बताया हुआ है कि हाँ, वृद्ध भारतवर्षी संसार का सिरमौर है। वृद्ध इसलिए कहा कि सबसे प्राचीन देशों में भारत की गिनती होती है, तो इसलिए कहा कि वृद्ध भारतवर्ष इस संसार का सिरमौर। सिरमौर यानी क्या कि सबसे पहला, प्रथम, कि भारतवर्ष सबसे पहला है, प्रथम है। वो ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है कि ऐसा पुरातन यानी क्या होगा, प्राचीन, कैसा प्राचीन देश है, क्या विश्व में कोई और है, ऐसा प्रश्न किया हुआ है। फिर कहा कि भगवान की भवभूतियों का प्रथम भंडार है। भवभूति यानी क्या होगा कि अलग अलग भगवान के द्वारा बनाई गई वस्तुओं की अलग अलग कीमती, जो कहे प्रकृति की सारी बातें को ले ले तो उनकी भवभूतियों में समृद्धि का एक भंडार। तो भगवान की भवभूतियों का यह भंडार रहा है कि यहाँ पर है वो सारे। अभी देखें तो सभी तरह की हमें प्रकृति है उनका दिखावा है वो मिलता है। हमारे यहाँ पर्वत है, रण विस्तार है, नदी है, वो इस तरह हर एक प्रकार से प्रकृति है वो मिलती है। और अंतिम पंक्ति में कहा कि विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यहीं विस्तार है। विधि यानी कि विधाता, विधाता ने भी यहीं से ही नर सृष्टि यानी कि मानव जाति का एक जन्म है, एक विस्तार जो है, फैलावा है, वो यहीं से ही किया हुआ है। इसके बाद आगे देखें तो यह तीसरा भाग दिया गया है। तो यह तीसरे भाग के अनुसार, ये तीसरा और ये फिर अंतिम रहेगा हमारा चौथा भाग। तो तीसरे भाग के अनुसार क्या बताया गया है कि यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य है। पुण्य भूमि के रूप में हमारा देश है वो बहुत प्रसिद्ध जाना जाता है कि हम पाप पुण्य में मानते हैं, जो संस्कृति से जुड़े हुए हैं, सभ्यता है हमारी प्राचीन है। तो ऐसे पुण्य भूमि के रूप में भारत प्रसिद्ध है। यहाँ के निवासी है वो आर्य, यानी कि कहा जाता है कि भारत में सबसे पहले यदि किसी ने निवास किया आए हो तो वो आर्य थे, यानी हमारे पूर्वज वो आर्य है, जो विद्या कला कौशल सबके प्रथम आचार्य है। कि उनके पास ऐसी विद्या थी, ऐसा कौशल्य था, ऐसी कलाएँ थी कि जिनके सहारे वो पूरे विश्व में है वो जाने जाते थे। और मानो विश्व के एक आचार्य यानी कि एक गुरु के रूप में, एक कर्ता हर्ता के रूप में उसे पहचाना जाता था। पर संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, पर कवि को दुख है, वो कह रहे हैं कि आज हम उनकी संतान होते हुए भी उनकी आज यद्यपि यानी कि यहाँ आज भी, कि आज हम उनकी संतान होते हुए भी अधोगति में पड़े हुए हैं। अधोगति यानी कि निम्न गति में। उनका विरोधी देखे तो प्रगति होगा, उन्नति का विरोधी कहे तो अधोगति। तो आज हम उन्नति के बजाय अधोगति में पड़े हुए हैं, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ है खड़े। पर फिर भी हमारे पूर्वज के पास जो ये विद्या कला कौशल इन सभी के गुण थे, और उनके चिन्ह अभी भी कोई कोई लोगों में यह उच्चता के गुण है, महानता, उच्चता यानी महानता, ये महानता के गुण आज भी है वो दिखाई देते हैं। तो इस तरह यह तीसरा जो भाग है उसमें हमारे पूर्वजों को लेकर बात है वो दी गई है। और इसके बाद देखें तो हमारा ये अंतिम चौथा भाग है, उसमें कहा है कि वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे। कि आर्य ने कभी भी अपने लिए जीवन है वो न बिताया था। वे स्वार्थ रत हो मोह की मदिरा कभी पीते न थे। स्वार्थ यानी कि अपने लोभ लालच में, अपने ही एक लाभ में रत होकर, रत यानी कि लीन होकर, मग्न होकर, कि अपने ही स्वार्थ में वो मग्न न रहते थे। और उनकी मोह रूपी मदिरा, मोह यानी कि लगाव, उससे जुड़े रहना, और मदिरा यानी कि शराब दारू, एक तरह से नशा, कि वो स्वार्थ का नशा है वो कभी न करते थे। यानी कि अपने लिए जीवन वो न बिताते थे, इसके बजाय दूसरों की सेवा करने में अपना जीवन है वो लगा देते थे। फिर कहा कि संसार के उपकार हित जन्म जब लेते थे सभी, निश्चेष्ट होकर किस तरह बैठ सकते थे कभी।
कि उन्होंने संसार के उपकार हित, उपकार यानी कि दूसरों का भला करना, और हित भी भला ही होगा कि दूसरों के उपकार के कारण के लिए, हित भले के लिए वो उन्होंने जन्म लिया था, तो फिर वो कैसे निश्चेष्ट होकर, निश्चेष्ट यानी कि उस कार्य को छोड़कर, निष्क्रिय होकर वो किस तरह से वो बैठ सकते थे कभी, कि जब उन्होंने संसार के उपकार के लिए ही जन्म लिया है तो फिर वो कैसे बैठ सकते हैं। इसलिए उन्होंने स्वार्थ न लेकर उन्होंने दूसरों के लिए जीवन है वो बिता दिया है। तो यही अलग अलग जो सारे बातें हैं भारत के वर्तमान, अतीत और भविष्य को लेकर जो वर्णन दिया गया है वो इस विशेषताओं से भरा है कि भारत आज भी है वो अपनी सभ्यता और संस्कृति से जाना जाता है। इसके अलावा स्वाध्याय में कई सारे प्रश्न भी दिए हैं और एक वाक्य, 2-3 वाक्य, MCQ और जोड़े मिलाना, ये सभी भी दिया हुआ है। तो वो भी एक बार आप अभ्यास कर लीजिएगा। धन्यवाद।